हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रिकल आचार्य में स्वागत है। दोस्तों ये आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम आने वाले हैं और उन स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे हमने ये वीडियो बनाया है, जिसमें हम लोग फर्स्ट ईयर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस सेफ्टी प्रैक्टिसेस और हैंड टूल्स के बारे में है। और अगर अभी तक आपने कोई पढ़ाई नहीं करी है तो भाई पहले तो पढ़ाई करो और इस टेस्ट सीरीज को, इस प्रैक्टिस सीरीज को जरूर अटेम्प्ट करो। इससे आपको दो चीजें पता चलेगी। पहला, आपकी तैयारी। दूसरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोनों ही इस वीडियो में कवर होंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो आपको इस तरह का एक प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और आप में से अगर किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पहले दिए हैं तो आपको पता होगा कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म होता है। पर जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए तो उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपका नाम, डेट, ट्रेड और आपका ईयर आता है। देन यहाँ पे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे जिन क्वेश्चंस को आपने आंसर कर दिया है वो आपको ग्रीन कलर के नजर आएंगे, और जिन क्वेश्चंस को अभी तक आपने आंसर नहीं किया है तो वो आपको इस तरह से रेड कलर में नजर आने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे और उनमें से कितने आपने आंसर किए हैं, कितने आंसर नहीं किए हैं, वो भी यहाँ पे दिखता है। दूसरा, आपने कितने क्वेश्चंस अभी तक विजिट नहीं किए हैं वो ग्रे कलर से मार्क रहेंगे, और यानी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो इस कलर से मार्क रहेंगे। जबकि अगर आप किसी क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसको भी आप रिव्यू के लिए डाल सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आपके पास रहती है। अगर कोई क्वेश्चन का आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया है और उसको रिव्यू के लिए डाला गया है तो उसको इवैल्यूएशन में लिया जाएगा। पर मान लीजिए किसी क्वेश्चन को आपने आंसर नहीं किया है और रिव्यू के लिए डाला है तो उसके लिए कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलता है। तो ये हुआ प्लेटफॉर्म। और फिर आपको यहाँ पे टाइम लेफ्ट भी दिखता है, यानी टेस्ट में कितना टाइम बाकी है वो भी आप ऊपर से देख सकते हैं। तो देरी किस बात की, एक कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ ही आप भी इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। करना क्या है, कॉपी पे आप 1 से लेकर 25 तक गिनती लिख लीजिए और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा उस क्वेश्चन के आगे इन चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है बस वो लिख लीजिएगा। जैसे फर्स्ट का ABCD में से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है, फर्स्ट के आगे उस ऑप्शन को लिख दीजिएगा। मैं क्वेश्चन के साथ साथ उसके आंसर्स भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपका आंसर सही है तो टिक मार्क कर लीजिएगा, अगर आंसर गलत है तो क्रॉस कर लीजिएगा। तो इससे साथ साथ आपका पेपर भी टेस्ट हो जाएगा और आपकी नॉलेज भी चेक हो जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड है। मेमोरी बेस्ड मतलब इनमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज्यादातर आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो अगर गलत भी हो जाता है तो चिंता नहीं करनी है, सही ऑप्शन को लिख के आप उसे बाद में याद कर सकते हैं, ठीक। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ अ टेनन सॉ, यानी जो एक टेनन आरी होती है उसके दांतों को तेज करने के लिए हम किस रेती का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन हमारे हैं, ए स्क्वायर फाइल, बी राउंड फाइल, सी ट्रायंगुलर फाइल और डी ऑप्शन है हाफ राउंड फाइल। तो क्या आंसर इसका होगा? जिन लोगों ने भी सी ऑप्शन इसका सेलेक्ट किया है वो उनका जवाब सही है। ट्रायंगुलर फाइल्स का इस्तेमाल करके हम लोग टेरन सॉ के जो टीथ्स हैं उनको हम शार्प कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइंस इन द बेसिक कैटेगरी, यानी जो बेसिक कैटेगरी के वार्निंग साइंस होते हैं उनके बैकग्राउंड में कौन सा कलर इस्तेमाल में लाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वार्निंग साइन पूरा है यहाँ पे। अलग अलग साइंस का जो बैकग्राउंड कलर होता है वो डिफरेंट होता है। तो वार्निंग साइंस के लिए कौन सा बैकग्राउंड कलर हम लोग यूज करते हैं? बिल्कुल करेक्ट, जिन्होंने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया था यानी येलो कलर ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया था तो उनका आंसर सही था। जितने भी वार्निंग साइंस आपने देखे होंगे उन सभी के बैकग्राउंड में येलो कलर इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच इज द फिजिकल हैजर्ड, यानी नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एक फिजिकल हैजर्ड है। स्मोकिंग, वाइब्रेशन, कोरोसिव और चौथा है रेडियो एक्टिव। इन चारों में से कौन सा एक फिजिकल हैजार्ड है? तो अगर किसी भी सरफेस पे वाइब्रेशन हो रहा है तो उसकी वजह से एक फिजिकल हैजार्ड हो सकता है, भौतिक हानि हो सकती है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से अगर कोई मशीन है या किसी प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं और अगर वहां पे वाइब्रेशन होगी तो आप उस प्लेटफॉर्म से गिर सकते हैं, जो कि एक तरह का फिजिकल हैजार्ड है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से ध्यान दीजिएगा, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है या कौन सा ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि बिजली उपकरणों में, विद्युत उपकरणों में आग लगने पर प्रयोग में लाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हेलन टाइप, सेकंड है फॉर्म, सी ऑप्शन है गैस कार्टेज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और चौथा ऑप्शन है स्टोर्ड प्रेशर टाइप। तो इसका सही जवाब है ए हेलन टाइप। इस क्वेश्चन में हमें ध्यान ये देना है, देखो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो उस पर इस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर लगाया जाएगा जिससे
जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे, है ना। तो कोई भी लिक्विड टाइप तो हम वहाँ पे इस्तेमाल वैसे भी नहीं ला सकते। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ विल यू डायग्नोज द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट, और इसी का हिंदी क्वेश्चन लिखा है कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। तो इंग्लिश क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन कहना ये चाहता है कि अगर किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट है, यानी दिल का दौरा पड़ रहा है, तो उसको आप कैसे पहचानेंगे। यानी कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको दिल का दौरा आ रहा है, तो हम कैसे इसको पहचान सकते हैं। ऑप्शन है, ए गेट्स पेन इन स्पाइनल गार्ड, बी माउथ विल बी क्लोजली टाइट, सी हैवी स्वेलिंग ऑन हिज स्टमक, एंड डी अपीयर्स ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स। तो हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। पहला ऑप्शन था रीढ़ की हड्डी में दर्द। अभी किसी दूसरे आदमी की रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा। बी ऑप्शन है, मुंह पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तीसरा है, पेट में अधिक सूजन होगी। या चौथा ऑप्शन, होठों के चौराहे नीला रंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है तो उसके होठों का जो रंग है वो बदल जाता है, वो नीला हो जाता है। इस चित्र में दिखाए हुए ड्रिल बिट का नाम क्या है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट। तो ऑप्शन है फ्लैट ड्रिल बिट, टेपर शैंक बिट, काउंटर सिंक बिट, और चौथा ऑप्शन है स्ट्रेट शैंक बिट। तो इसका सही जवाब होगा टेपर शैंक बिट। ठीक है, अगर आप अपनी बुक में चेक करेंगे तो उसमें जो हैंड टूल वाला चैप्टर है उसमें आपको इन सभी टूल्स का ड्राइंग दिया गया है, तो वहां से आप इन सभी टूल्स के नाम याद रख सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉशनरी साइन। तो यहाँ पे इमेज में, इस चित्र में जो कॉशनरी साइन दिखाया गया है, जो सचेतात्मक चिन्ह दिखाया गया है, इस सचेतक या फिर सचेतात्मक चित्र का मीनिंग क्या है, इसका नाम क्या है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, आप देख सकते हैं कि एक इंसान है जो जेब्रा क्रॉसिंग को पार कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हमारे पास है, स्कूल, गार्डेड, अनगार्डेड और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी विद्यालय, संरक्षित, असंरक्षित और पैदल क्रॉसिंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई है तो उस चोट से बहने वाले खून को हम किस तरह से रोक सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो हिंदी और इंग्लिश में है, दोनों में कई बार आपको थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस मिलेगा। पर अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या फिर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, तो दोनों क्वेश्चंस को आप डिटेल में पढ़िएगा और जो भी सबसे सही ऑप्शन है उसको चुनाव हमें करना होता है। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, पहला अप्लाइंग ऑइंटमेंट, सेकंड ऑप्शन है कीप द इंजर्ड पोर्शन अपवर्ड, सी ऑप्शन है कवरिंग द वुंड पोर्शन बाय ड्रेसिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन इज अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन। हिंदी में फर्स्ट ऑप्शन है मलहम लगाना, दूसरा है चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, सी ऑप्शन था चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, और डी ऑप्शन था चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। अब देखिए, इस चारों ऑप्शन को पढ़ के हमें सी ऑप्शन तो सही लग रहा है कि किसी को चोट लगती है तो पहले उसकी पट्टी करते हैं, है ना। पर इन चारों में से सबसे सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों, किसी भी व्यक्ति को जब चोट लगती है तो सबसे पहले हमारा जो एम होना चाहिए, खून के बहने को रोकने से होना चाहिए। तो इमीडिएटली हमेशा हमारे पास पट्टी या ऐसी कोई चीज़ तो रहेगी नहीं। तो सबसे पहला हमें जो काम करना चाहिए, जिस भाग पे भी चोट लगी है वहां से बहने वाले खून को हम थोड़ा सा दबाव डाल के रोक सकते हैं, जिससे क्या होगा, कम से कम खून शरीर से निकलेगा और व्यक्ति की जान बचने की संभावना बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है, व्हाट इज स्मूदरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। यानी आग के शमन में, यानी आग को बुझाने के केस में स्मूदरिंग का क्या मतलब है। तो ऑप्शन ए, adding to the fuel element to the fire, option number B, removing the fuel element from the fire, option number C, using of water to lower the temperature, and option number D, isolating the fire from the supply of oxygen। यानी पहला ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना, सेकंड ऑप्शन था अग्नि से ईंधन अलग करना, थर्ड ऑप्शन है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, और फोर्थ ऑप्शन है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। इन चारों ऑप्शन में से स्मूदरिंग का मतलब होता है आइसोलेट द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन और फायर के बीच में जो कनेक्शन है इसको हटा देना, आग का ऑक्सीजन के साथ संपर्क को दूर कर देना, इस प्रोसेस को स्मूथरिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, विच स्टेप ऑफ द 5S कॉन्सेप्ट रेफर्स स्टैंडर्डाइजेशन। आप जानते हैं 5S जो कॉन्सेप्ट होता है, उस 5S कॉन्सेप्ट में स्टैंडर्डाइजेशन कौन से नंबर का स्टेप होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। तो जिनको वो 5S का चार्ट याद होगा वो उसका आंसर जानते हैं। क्या है इसका आंसर, स्टेप नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। देखो मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ, ये है 5S का पूरा चार्ट। तो इसमें देखिए पहला जो स्टेप है वो क्या होता है, सॉर्ट, सेकंड ऑप्शन होता है सेट इन ऑर्डर, तीसरा ऑप्शन होता है शाइन, साफ करना, चौथा ऑप्शन होता है स्टैंडर्डाइज, और फिफ्थ ऑप्शन होता है सस्टेन। ये है 5S। ठीक है, इनमें पांचों आपको याद रखना है, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन।
ये 5S आपको याद रखने हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। जो इमेज में टूल आपको दिखाया गया है इसका नाम क्या है। वायर स्ट्रिपर, साइड कटर, पेंसर और गिमलेट। तो जिन सभी ने इस टूल का इस्तेमाल किया है वो जानते ही हैं ये क्या है, इसको पेंसर कहा जाता है, जिसकी मदद से आप किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं। 12th क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। इस तरह की रीति को हम क्या कहते हैं। रैस्प कट फाइल, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल और कर्व कट फाइल। तो इसका सही जवाब है रेस्प कट फाइल। तो मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, आपके बुक में सभी टूल्स के इमेज दिए गए हैं। उन टूल्स को, इमेज को आप ध्यान से देखिए, पढ़िए और सबको याद कीजिए। और इन टूल्स को हमने अपने लेक्चर वीडियोस में भी कवर किया है। तो फर्स्ट वीडियो अगर आप देखेंगे, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के, वहां पे भी आपको इनका डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। 13th क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ द फाइल। तो यहाँ पे जो इमेज आपको दिया गया है, इस इमेज में ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है। इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है एज, हील, टैंग और शोल्डर, जिसका सही जवाब है हील। इसको हम लोग फाइल की हील कहते हैं, फाइल की एड़ी है ना, तो हील के नाम से इसे जाना जाता है। 14th नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्यों, चलिए देखते हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पीपीई। यानी जो आपको ये पीपीई दिख रहा है, पहले तो ये बताओ पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर पीपीई का फुल फॉर्म आपको पता है तो कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। तो ये जो पीपीई है इसका नाम क्या है। अब जानते ही हैं पीपीई हम अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। अब ऑप्शन हमें क्या दिए हैं, नोज मास्क, हेड शील्ड, फेस शील्ड और हैंड स्क्रीन। यानी नाक का कवच, सर का कवच, चेहरे का कवच या फिर हाथ की स्क्रीन। अब अगर आपने ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है, जो कि इमेज में देख के लग भी रहा है, तो आपका जवाब है गलत। क्यों, क्योंकि इसको हैंड स्क्रीन कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक हैंडल आपको दिख रहा होगा। तो कई बार आपने वेल्डर्स को देखा होगा कि इस हैंडल की मदद से ये इसको पकड़ते हैं, इसीलिए इसको हैंड स्क्रीन कहा जाता है, ठीक है। कई बार क्या है, हम लोग जैसा दिख रहा है वैसा हम डायरेक्टली ऑप्शन को सेलेक्ट कर देते हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया था उनका जवाब बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने फेस शील्ड लिखा था इसका जवाब, वो फिर से अपने इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। 15th नंबर क्वेश्चन, 15th नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू रेस्क्यू द विक्टिम इफ ही इज स्टिल इन कॉन्टेक्ट विद द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। और ही या शी कोई भी हो सकता है ना। यानी क्वेश्चन का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को, पुरुष या महिला, किसी भी व्यक्ति को अगर बिजली का झटका लग रहा है तो इस परिस्थिति में उस व्यक्ति की जान को बचाने के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए। ऑप्शंस है पुल और पुश हिम फ्रॉम द कॉन्टैक्ट बाय हैंड, यानी उस व्यक्ति को हाथ से पकड़कर खींचना या फिर धक्का देना। सेकंड ऑप्शन है इन्फॉर्म योर अथॉरिटी अबाउट दिस इलेक्ट्रिक शॉक, किसी व्यक्ति को झटका लग रहा है और जाके आप जल्दी से अपने अधिकारी को बताएं कि सर पप्पू को बिजली का झटका लग रहा है या चंपू को बिजली का झटका लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी, कॉल समवन फॉर हेल्पिंग टू रिमूव हिम फॉर कॉन्टैक्ट, आप सुपरवाइजर है और अपनी लेबर को बुला रहे हैं, अरे रामू जल्दी आओ, इस व्यक्ति को, इस इंसान को बिजली का झटका लग रहा है, इसको छुड़ाओ। या ऑप्शन नंबर डी, ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई, यानी जैसे ही आपको पता चला किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लग रहा है तो आपने क्या किया, जल्दी से उस सर्किट में जाने वाली बिजली को ही काट दिया। तो चारों में से कॉमन सेंस आप देखेंगे तो कॉमन सेंस से ही आपको पता चल रहा है कि इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी। यानी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या कोई फैक्ट्री हो, कोई भी प्रेमिसेस है, किसी भी व्यक्ति को अगर बिजली का झटका लग रहा है तो हमारा सबसे पहला कोर्स ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि उस व्यक्ति के शरीर से जो करंट जा रहा है उस करंट को हम कैसे रोक सकते हैं, उस करंट के पाथ को हमें रोकना है, राइट। तो हो सकता है कि आप किसी स्विच की मदद से सप्लाई को बंद कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड है। मान लीजिए आपके आसपास कोई स्विच आपको नजर नहीं आ रहा है या आपको पता नहीं है कि कहाँ पे उसका डीबी बॉक्स है, तो किसी भी आइसोलेटिंग मटेरियल से, लकड़ी का डंडा हो सकता है, प्लास्टिक का डंडा हो सकता है, कोई कार्डबोर्ड का टुकड़ा होता है, किसी भी आइसोलेटिंग मटेरियल से आपको इस्तेमाल करके उस व्यक्ति का संपर्क जो है वो बिजली से दूर करना है। आपको नंगे हाथों से कभी भी उस व्यक्ति को या तार को नहीं छूना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर, इस हथौड़े का नाम क्या है। ऑप्शन हमारे हैं क्लॉ हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। इसका सही जवाब है क्लॉ हैमर। तो ये दिख भी रहा है, इसके पीछे आपको क्लॉ दिख रहा होगा, इसी के ऊपर इसका नाम भी रखा गया है। तो आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्हाट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म्ड टू द विक्टिम विद द इंजरीज ऑन द चेस्ट एंड बेली। यदि किसी व्यक्ति को उसकी छाती पे या फिर पेट पर चोट लग गई हो तो और वो सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, आप देख रहे हैं कि वो सांस नहीं ले रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें कौन सा रेस्पिरेशन मेथड यूज करना होता है।
ऑप्शन है शेफर विधि या शेफर मेथड, शेफर्स मेथड, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग, माउथ टू नोज मेथड, और फोर्थ ऑप्शन इज निल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इस मेथड का इस्तेमाल करके हम उस व्यक्ति को जिसको छाती पे या पेट पे चोट लगी हो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, यानी इस तस्वीर में दिखाए गए औजार का नाम क्या है। क्लॉ हैमर, जो कि नहीं है, ऑलरेडी हमने पिछले क्वेश्चन में क्लॉ हैमर देखा ही था। टैक हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। तो इसको टैक हैमर कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 19th क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड इज कॉज फॉर इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन संक्रमण होने का कारण किसी भी व्यवसाय स्थल में, किसी फैक्ट्री में जो संक्रमण है वो किस तरह के खतरे से फैल सकता है। चार ऑप्शन है, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, बायोलॉजिकल हैजर्ड, फिजिकल हैजर्ड और साइकोलॉजिकल हैजर्ड। अब कोई इन्फेक्शन है वो किससे होगा, बिजली से तो इन्फेक्शन फैलता नहीं है, और इन्फेक्शन जो है वो साइकोलॉजिकल भी नहीं होता है, यानी किसी को डिप्रेशन है तो वो दूसरे आदमी को डिप्रेशन फैला तो सकता नहीं है। तो जो संक्रमण है वो कैसे फैलता है, संक्रमण जो है वो बायोलॉजिकल हैजर्ड में रखा जाता है। यानी जैसे अगर मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है, राइट, तो हॉस्पिटल में आपने देखा होगा जो बायोलॉजिकल हैजर्ड होते हैं, कुछ डस्टबिन होते हैं, उनके ऊपर लिखा ही होता है बायोलॉजिकल हैजर्ड। क्यों? क्योंकि उसमें इन्फेक्टेड जो पेशेंट है उनसे रिलेटेड जो भी कचरा है वो उसमें रखा जाएगा, और अगर उस इन्फेक्टेड मटेरियल के संपर्क में कोई हेल्थी इंसान आया तो उसको भी वो संक्रमण होने का खतरा रहता है। तो इस तरह के वेस्ट को हम लोग, तरह की चीजों को हम लोग बायोलॉजिकल हैजर्ड में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर, यानी पिंसर का किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्विस्टिंग द फ्लेक्सिबल वायर्स, कटिंग स्मॉल डायमीटर्स ऑफ वायर, एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड, और होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वेयर फिंगर्स कैन नॉट रीच। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों? इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही है। पिंसर की मदद से हम लोग लकड़ी में से कील को निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 21, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर में एक टर्म यूज में आती है जिसको पास कहा जाता है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर को किस विधि से इस्तेमाल करना होता है, किस सीक्वेंस में इस्तेमाल करना होता है, उसको याद रखने के लिए पासवर्ड बनाया गया है। पासवर्ड नहीं, PASS, पास, ठीक है। तो अब इन चारों ऑप्शन को देखिए, इन चारों ऑप्शन का शॉर्ट फॉर्म पास ही है, ठीक है। तो अगर आपको सही सीक्वेंस नहीं याद होगा तो ये क्वेश्चन गलत होने वाला है। तो चारों ऑप्शन में से आपने सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। पहला ऑप्शन है पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। सेकंड ऑप्शन है पुल, एम, स्वीप, स्क्वीज। थर्ड ऑप्शन है पुश, अरेंज, स्क्वीज, स्वीप। चौथा ऑप्शन है पुश, अरेंज, स्वीप, सीक्वेंस। तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि सबसे पहले हमें उसमें से लॉक को खींचना होता है, उसके अंदर एक पिन लॉक होता है, पिन लॉक को हटाना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो आग है उस आग के ऊपर जो फायर एक्सटिंग्विशर का होज है उसको हम लोग एम करते हैं। तो पुल और एम तक तो आप सभी ने गेस कर लिया होगा। इसके बाद स्क्वीज और स्वीप, दो ऑप्शन है। स्क्वीज का मतलब होता है फायर एक्सटिंग्विशर के पीछे जो आपने देखा होगा ना, उसके पीछे एक लीवर होता है जिसको दबाते हैं हम, तो उसी को स्क्वीज कहते हैं। जैसे ही आप उसको दबाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाला फायर एक्सटिंग्विशर है तो CO2 पाउडर निकलेगा, या जिस भी तरह का फायर एक्सटिंग्विशर है उसका मटेरियल अंदर से बाहर निकलेगा, राइट। और स्वीप का मतलब होता है कि जो फायर का होज है उसको चारों तरफ, आग के चारों तरफ घुमाना, ठीक है। तो ए और बी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सही पहचान लिया आपने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा है कि विच इज द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन हेड विद द रिस्क ऑफ डाइंग। यदि किसी व्यक्ति के सर पे चोट लग गई है, राइट, तो उस व्यक्ति की जान को बचाने के लिए उस व्यक्ति को कितनी देर के भीतर हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। इसी ड्यूरेशन को गोल्डन आवर कहते हैं, और हिंदी में इसे स्वर्णिम घंटा कहा जाएगा या स्वर्णिम समय कहा जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा मतलब इसका यह है कि किसी भी व्यक्ति के सर पे चोट लगे तो कितनी कितनी देर के भीतर अगर आप उसको हॉस्पिटल दे दें या फर्स्ट एड उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए तो उस व्यक्ति की जान बच सकती है। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट 30 मिनट्स।
चोट लगने के आधे घंटे के भीतर अगर किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल लिए जाया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। एक्सीडेंट्स के केस में भी आपने देखा होगा, कई बार एक्सीडेंट होता है और घंटों तक लोग सड़कों पर पड़े रहते हैं जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। पर अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और उसको आधे घंटे के भीतर अगर हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाए तो उसकी जान बचने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर रास्ते पे अगर आपको कोई दिखता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है तो कोशिश कीजिए उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर का इलाज मिल सके। प्रश्न नंबर 23, व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द फायर? फायर एक्सटिंग्विशिंग से एक सवाल हमने पहले ही किया था जहां पे हमने स्मूदरिंग पढ़ा था। स्मूदरिंग क्या था? ऑक्सीजन और फायर को आइसोलेट करना, याद आया? अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि फायर को एक्सटिंग्विश करने के प्रोसेस में स्टार्विंग किसको कहते हैं? अब नाम से ना थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, स्टार्व करने का मतलब होता है भूखा रखना, ठीक है? तो अब आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। तो आग बुझाने में स्टार्विंग का मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है एडिंग फ्यूल टू द फायर। ऑब्वियसली बुझाने के लिए आप आग में फ्यूल तो नहीं डालेंगे, तो ए ऑप्शन तो वैसे भी गलत ही है। यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, बी ऑप्शन, यानी अग्नि से ईंधन को अलग करना। ऑप्शन नंबर सी इज रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, जल का उपयोग करके तापमान को कम करना। अब यहाँ पे देखिए ये मिस टाइपिंग है। ऑप्शन नंबर सी का जो हिंदी है वो बी में दे दिया है और ऑप्शन नंबर बी का जो हिंदी है वो सी में दे दिया है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, है ना? ये मिस टाइपिंग है। तो अगर क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो जनरली प्रायोरिटी जो होती है वो इंग्लिश वाले ऑप्शन को दी जाती है, ठीक है? तो दोनों ऑप्शन को पढ़ के आपको जवाब देना है। ऑप्शन नंबर डी है प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू द फायर। तो अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऑप्शन नंबर डी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी ये था स्मूदरिंग ऑफ द फायर। तो इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, ठीक है? यानी अग्नि से ईंधन को अलग करना। स्टार्विंग का मतलब ये ना, आग का खाना क्या है यार? आग का खाना तो फ्यूल ही है। फ्यूल हटा दोगे तो बेचारी भूख से मर जाएगी, है ना? तो ऑप्शन सी रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर इसका सही ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न नंबर 24, विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रेफर्ड एज कोमा स्टेज? यानी किसी व्यक्ति को, किसी पीड़ित व्यक्ति को कब कहा जाएगा कि वो कोमा की स्थिति में जा चुका है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनकॉन्शियस बट कैन रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, ऑप्शन बी कॉन्शियस बट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, सी ब्रीथिंग बट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, एंड डी लाई टोटली सेंसलेस एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल। यानी ए ऑप्शन बेहोश रहने पर बुलाने पर उत्तर देना, बेहोश है पर बुलाने पर उत्तर दे रहा है तो भाई बेहोश कैसे हुआ? ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में बोला है होश पे है पर बुलाने पे उत्तर नहीं दे पा रहा है, जो कि सही हो सकता है कि कोई व्यक्ति होश में है, आपको दिख रहा है कि होश में है, देख रहा है, देख रहा है पर वो किसी बात को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन है सांस ले रहा है पर कोई भी उत्तर नहीं दे रहा है, और डी पूरी तरह से सेंसलेस है, आसपास क्या चल रहा है उसे बिल्कुल होश हवास नहीं है और किसी भी कॉल का उत्तर नहीं दे रहा है, किसी भी प्रश्न का कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। तो इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल कॉमन सेंस है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब है। आखिरी प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? इस पिक्चर में दिए हुए सेफ्टी साइन का नाम क्या है? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो आप सभी ने जिसने चैप्टर नंबर 1 अटेंड किया है वो तो जानते ही हैं। इस चिन्ह को कहाँ पे आपने देखा है? फर्स्ट एड बॉक्स में देखा है आपने, है ना? हॉस्पिटल के बाहर भी देखा होगा। तो क्या ये वार्निंग साइन है? नहीं। क्या ये मैंडेटरी साइन है? नहीं। क्या ये प्रोहिबिशन साइन है? किसी चीज को मना कर रहा है ये साइन? किसी चीज का निषेधात्मक चिन्ह है? नहीं। तो ये इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ये एक इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। फर्स्ट एड बॉक्स पे या हॉस्पिटल पे इस तरह के चिन्ह आपने देखे हैं तो इस चिन्ह को सूचनात्मक चिन्ह कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और अभी तक आप यहाँ पर हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट में लिखिए पेपर, और इसका पीडीएफ हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो आई होप ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एग्जाम में आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे और इस पीडीएफ से, इस क्वेश्चन पेपर से आप कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पाएँ, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। इसी आशा के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है तो भाई कमेंट में लिख दो, आपके सभी सवालों का हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कहते हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।